नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। जहां प्रीवियस क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल सिस्टम या प्राइस कंट्रोल सिस्टम के बारे में, हमने मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में और लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास छोटी होने वाली है, कारण ये रहा कि मैं आगे के नोट्स नहीं बना पाया और आई थॉट कि जितना है कम से कम उतना आपके लिए डिलीवर कर दिया जाए। साथियों, कुछ व्यस्तताएं आ गई थी इस वजह से। तो आज की क्लास में हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करेंगे। लगभग 20-25 मिनट का ही सेशन होगा। कल हालांकि हम मोहम्मद बिन तुगलक और कोशिश करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक को ही कल ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ये अंतिम पड़ाव है हमारा। ये हमारा लास्ट फेज है, क्योंकि इसके बाद सैयद और लोदी ये दोनों एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत छोटे हैं। और एक क्लास मान के चलिए कि हमें प्रशासन के लिए लगेगी, तो हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक बिल्कुल अपनी कगार पर है खत्म होने के। एक या दो, अधिकतम अधिकतम 4 लेक्चर मान लीजिए, यहाँ से हम सारी चीजों को कंप्लीट कर देंगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले 5 मिनट हम उन सभी बातों को रिकॉल करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी प्यारे दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी साम्राज्यवाद, इसलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा एम्बिशन था इंपीरियलिज्म, इसलिए उसने सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया था। और जितने भी उसने काम किए हैं इसी उद्देश्य से किए हैं। एग्जाम्पल के लिए, उसने सैन्य सुधार किए, उसने मिलिट्री रिफॉर्म किए। पहला सुल्तान था जिसने नकद वेतन के आधार पर स्थायी सेना का गठन किया, एक परमानेंट मिलिट्री सेट की बेस्ड ऑन दी कैश पेमेंट। सभी को नकद वेतन दिया जाता था। अब सवाल यह था कि अगर नगद वेतन देना है तो कैसे दिया जाए, क्योंकि अगर हम ज्यादा सैलरी देंगे तो खजाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सैलरी भी कम देनी पड़े और लोग सेटिस्फाई भी हो जाएं, इसलिए उसने महंगाई नियंत्रण की योजना बनाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल की पॉलिसी बनाई और एक बहुत सारे आदेशों की श्रृंखला जारी की, जिसमें कहा गया कि अब हर एक वस्तु का दाम राज्य के द्वारा तय किया जाएगा। हर एक आइटम का जो कॉस्ट है वो अब स्टेट के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसी के तहत उसने एक विभाग बनाया, दीवान ए रियासत, जिसका प्रमुख सद्र ए रियासत होता था। फिर 3 बाजार होते थे, मंडी बाजार, दूसरा सराय अदल, तीसरा घोड़ा और दासों का व्यापार। और हर एक बाजार में एक बाजार अधीक्षक होता था, एक मार्केट कंट्रोलर होता था, जिसे शहना कहा जाता था। शहना भी सुल्तान को रिपोर्ट देता था और सद्र ए रियासत भी सुल्तान को रिपोर्ट देता था। ये दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बरीद अर्थात गुप्तचर अर्थात स्पाई नियुक्त किए गए थे और ये भी सुल्तान को रिपोर्ट देते थे। इन सब के अलावा परवाना नवीस था, जो कि परमिट देने का काम करता था, सद्र ए रियासत के तहत ही काम करता। नाजिर था, जो मापतौल का काम करता था। मुंतिहाब था, जो कि जनरली जनाचार या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को देखा करता था। तो उसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपातकाल से बचने के लिए या अकाल से बचने के लिए राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत भी की गई थी और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राशनिंग व्यवस्था की शुरुआत की थी या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू किया था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे साथियों, और हमने जाना था कि भू राजस्व सुधारों में 3 तरह के कर चलते थे। एक तो भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, दूसरा चरी कर और तीसरा घरी कर, चरी टैक्स एंड घरी टैक्स। भू राजस्व के लिए इसने मसाहत प्रणाली को अपनाया था, मसाहत सिस्टम को अडॉप्ट किया था। मसाहत प्रणाली में पहले भूमि की पैमाइश की जाती थी, मेजरमेंट ऑफ लैंड किया जाता था, उसके बाद कर का निर्धारण किया जाता था, टैक्स डिसाइड किया जाता था। भूमि के मापन के लिए बिस्वा नाम की इकाई का प्रयोग किया जाता था। लैंड को मेजर करने के लिए बिस्वा नाम की एक यूनिट होती थी जिसका प्रयोग करते थे साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से पर हमने ये जाना था, नेक्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कि यहाँ पर
जो भू राजस्व की दर थी बहुत ज्यादा थी। किसानों से उनकी उपज का 50% लिया जाता था, फार्मर्स से उनकी पूरी इनकम का 50% लिया जाता था। और ये जो 50% है ये नगद के रूप में लिया जाता था, कैश फॉर्म में लिया जाता था साथियों। हमने ये भी जाना था अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते समय कि चराई और घरी नाम के भी दो कर इसने इंट्रोड्यूस किए थे। जितनी भी जमीनें इसने अनुदान के रूप में पुराने सुल्तानों ने दी थी, वो सभी जमीनें इसने वापस ले ली थी। जो छोटे जमींदार या सामंत होते थे जैसे खुद चौधरी मुकद्दम, इन सभी के अधिकारों को इसने खत्म कर दिया था। सैनिकों को सही वेतन मिल सके इसके लिए हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत की थी। दाग प्रथा घोड़ों को दागने की प्रथा थी, हुलिया सैनिकों का हुलिया बनाने की प्रथा थी, जिससे सही सैनिक को वेतन जा सके। तो ये हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसके उत्तराधिकारियों को पढ़ा, जिसमें मुबारक शाह खिलजी एक बहुत ही अतरंगी सा शासक हुआ, एक ऐसा सुल्तान जो स्त्री के कपड़े पहन करके दरबार में आ जाता था। ये तो छोड़िए, कई बार नग्न अवस्था में दरबार में आ जाता, और एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। दूसरे सुल्तान खलीफा से अपनी जो पोस्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी मांगते थे कि हमें सुल्तान डिक्लेयर कर दो। ये भाई साहब ने खुद को ही खलीफा डिक्लेयर कर लिया था मुबारक खिलजी ने। इसके बाद बीच में चार महीने का और एक शासन आता है। एक बरादू मुस्लिम होता है। बरादू मुस्लिम गुजरात में रहने वाले लोग थे जो मूल रूप से हिंदी थे। तो खुसरो शाह का शासन आता है, हुसैन खान कहा जाता है, जिसे गाजी मलिक मार देता है, और गाजी मलिक मार करके तुगलक वंश की स्थापना करता है, तुगलक डायनेस्टी को बनाता है। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज से हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया है वो तुगलक वंश है। दिल्ली सल्तनत में जो मैक्सिमम रूलिंग पीरियड रहा है वो तुगलकों को रहा है, 94 साल, 94 ईयर्स। तो खिलजी थे जिनका सबसे कम था, और तुगलक हैं जिनका सबसे बड़ा रूलिंग पीरियड रहेगा साथियों। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि 20-25 मिनट की जो क्लास है उसमें भी बहुत जरूरी तथ्य आप तक पहुंच सके साथियों। और बहुत छोटा सा कार्यकाल रहेगा गयासुद्दीन तुगलक का, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति को समझेंगे कि आखिर तुगलक कहाँ से आए हैं। उत्पत्ति को पढ़ने के बाद हम प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो कि संस्थापक था, फाउंडर था। उसके बाद हम ये डेट अभी थोड़ा सा ठीक करना है। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़ा ही अनोखा कैरेक्टर है, हम जानेंगे कल की क्लास में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे जिसने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। ये 3। इसके बाद गयासुद्दीन शाह द्वितीय है, अबू बकर शाह है, नसीर मोहम्मद है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह है, और आखिरी में आता है नसरुद्दीन महमूद। अब देखो, 2 नसरुद्दीन महमूद आते हैं। ये दूसरा वाला तुगलक वाला है, जो पहले हमने पढ़ा था वो गुलाम वंश वाला था, तो कंफ्यूज मत होना। ये आखिरी सुल्तान है। और एक बात और याद रखना साथियों कि इसी के समय पर 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होगा। तो इसी चैप्टर में हम तैमूर लंग के आक्रमण को भी कवर करेंगे। जो तैमूर लंग का इंडिया इन्वेजन है वो 1398 में होता है, 1398 में होता है, जब नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सुल्तनत का सुल्तान था। तो ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। एक टर्किश मंगोल था, एक तुर्क मंगोल था, उसने भारत पर आक्रमण किया था और बहुत लूटा था, भारत को बेतहाशा लूटा था 1398 में। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह भी कहा जाता है इसको। वो दिल्ली का सुल्तान था। सीधा सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा। तो इतनी बातें हमें पढ़ना है। संस्थापक याद रखना गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद, मुख्य शासक में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को और एक एक करके चीजों को समझते हैं। हमेशा की तरह पहले हम बोर्ड पर समझेंगे और फिर हम चीजों को अलग से जानेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति के बारे में।
कि उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। तो उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थात ओरिजिन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, जो तुगलक है ये कोई सरनेम नहीं है। जो तुगलक है वो बेसिकली एक उपाधि है, एक टाइटल है। तो जो तुगलक है इट इज अ टाइटल। ये क्या है? ये एक उपाधि है, ये एक टाइटल है। तो ये तुगलक कोई सरनेम नहीं था, ये एक उपाधि थी। लेकिन तुगलक वंश के जो संस्थापक हुए जिनका नाम था गाजी मलिक, और इन्हीं को हम ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो भी एक तुर्क थे। वो भी क्या थे? एक तुर्क थे, और तुर्क की करुणा शाखा से संबंधित रखते थे, तुर्क की करुणा ब्रांच से संबंध रखते थे। अब आप कहेंगे सर ये करुणा ब्रांच क्या है? तो करुणा ब्रांच के बारे में दो अलग अलग अजम्पशन लगाए जाते हैं। माना जाता है कि ये अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के पास एक जगह हुआ करती थी, और अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि करुणा ऐसे तुर्कों को कहा गया जिनके पिता तुर्क होते थे लेकिन इनकी माता अतुर्क होती थी, जिनके फादर टर्किस थे लेकिन जो उनकी मदर हैं वो नॉन टर्किस होती थी। ठीक है, जिनके फादर टर्किस थे लेकिन मदर जो है वो नॉन टर्किश होती थी। तो ऐसे लोगों को भी करुणा जाति का तुर्क कहा गया। बहुत उच्च स्तर के तुर्क नहीं माने जाते थे, ये बहुत हाई लेवल के टर्किस नहीं माने जाते थे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बहुत उच्च स्तर के तुर्क नहीं माने जाते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, याद रहेगा। अब गाजी मलिक, जिन्हें हम ग्यासुद्दीन तुगलक भी कह रहे हैं, तो इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं वो तुर्क थे, लेकिन जो माता हैं, जो माता हैं वो हिंदू महिला थी। वो एक हिंदू जाट महिला थी, इसलिए इनके आगे कहा गया कि ये करुणा जाति के तुर्क हैं। एक बात आपको और बताता हूं साथियों, कि तुगलक वंश आखिरी तुर्की वंश होगा दिल्ली सल्तनत का। जो तुगलक डायनेस्टी है इट वाज बेसिकली द लास्ट टर्किश डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद सैयद आएंगे, वो शिया मुस्लिम थे। उसके बाद फिर लोदी आएंगे जो कि अफगानी थे। तो ये ना सिर्फ तुर्की तो दिल्ली सॉरी तुगलक वंश ना सिर्फ सबसे बड़ा वंश है, लेकिन ये आखिरी तुर्की वंश भी है। इट वाज अ लास्ट टर्किश डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ओरिजिन तुगलक आपको याद रखना है कि एक उपाधि है, एक टाइटल है, और ये तुर्क करुणा तुर्क जाति से संबंधित रखते थे, मलिक गाजी और पूरे के पूरे तुगलक। ये बात हो गई। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, और अब हमें पढ़ना है ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। हम डिस्कस करेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में, हम डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। तो देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल रहा वो बहुत लंबा नहीं रहा, लगभग 5 साल के आसपास का शासनकाल रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और ग्यासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल रहा वो 1320 में शुरू होता है और 1325 में समाप्त होता है। बहुत बेसिक बातें हैं और कुछ ही तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बाकी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला तथ्य तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तुगलक वंश का संस्थापक अर्थात फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। मूल नाम ग्यासुद्दीन तुगलक नहीं था साथियों। जो मूल नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, वो गाजी मलिक था। और ये नाम भी मिला था। कैसे मिला था वो कहानी मैं आपको बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय इसने 29 बार मंगोलों को हराया था। 29 बार मंगोलों को हराया था, और 29 बार मंगोलों को हराने के कारण इसे उपाधि मिली थी गाजी मलिक, या कई किताबों में इसी को लिख देते हैं मलिक ए गाजी। मलिक ए गाजी। ठीक है, गाजी। हाँ, ये पहला सुल्तान है। एक्चुअल में ये पहला सुल्तान है। ही वॉज अ फर्स्ट सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी।
इससे पहले किसी ने भी गाजी की उपाधि धारण नहीं की। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कई बार कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी? तो जवाब देना है आपको गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसने गाजी का टाइटल लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गयासुद्दीन तुगलक के जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका ओरिजिन होता है कि इसके जो पिता थे, इसके जो फादर थे साथियों, वो बलबन के दास थे। इसके जो पिता थे वो बलबन के दास थे। ही वॉज अ स्लेव ऑफ बलबन। ही वॉज अ स्लेव ऑफ बलबन। फिर जब गाजी मलिक आया, अब मैं गयासुद्दीन तुगलक को जीटी लिखूंगा तो आप समझ जाना। तो जीटी के करियर की शुरुआत होती है जलाल उद्दीन खिलजी के समय से, और जलाल उद्दीन खिलजी ने इसको अपने बॉडीगार्ड के रूप में अपॉइंट किया था। इसको अपने अंग रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इसको अपने अंग रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो असल ग्रोथ होती है, वो होती है अलाउद्दीन खिलजी के रिजीम में। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये दीपालपुर का इक्तादार बनाया गया। ये दीपालपुर पंजाब के पास एक जगह है, तो ये दीपालपुर का इक्तादार बनाया गया। ही बिकेम द इक्तादार ऑफ दीपालपुर। इतना ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर मंगोलों से लड़ने के लिए एक चौकी का हेड भी था ये, तो संरक्षक भी इसे कहा जाता था। ही वॉज ऑल्सो हेड ऑफ अ प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू फाइट मंगोल। ठीक है, इसे एक पद भी मिला था, अमीर उल खेल का एक पद भी मिला था, और गाजी की टाइटल भी मिला था। तो इसकी जो ग्रोथ हुई है वो जलाल उद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुई है। अब यही कारण है कि मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक डेट एक बताना भूल गया कि इसका जो राज्य अभिषेक है वो 8 सितंबर, इसका जो राज्य अभिषेक है वो 8 सितंबर 1320 को हुआ था। तो ये डेट याद रखना। और ये सीरी में हुआ था साथियों। सीरी महल जो है दिल्ली में, वहीं पर हुआ था, दिल्ली में। अब स्टोरी क्या है जरा ये समझना, ताकि आपको एक कंटेक्स्ट मिल सके पूरी की पूरी कहानी का। देखो, कहानी ये है कि ये आया क्यों दिल्ली। तो दिल्ली इसलिए इसको आना पड़ा कि जो खुसरो शाह है, जो कि एक बरादू मुसलमान था, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। उसने मुबारक शाह खिलजी को मार डाला, और मुबारक शाह खिलजी के साथ साथ खिलजी परिवार के जितने भी लोग थे सबको मार डाला। अब उसने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो कि शरीयत के खिलाफ थे, जो कि शरीयत के अगेंस्ट में थे। तो जितने भी तुर्क अमीर थे वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए, और तुर्क अमीरों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहना शुरू कर दिया, एनिमी ऑफ इस्लाम कहना शुरू कर दिया। और गाजी मलिक का बहुत सम्मान था, और कारण मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति मंगोलों को हराता था, दिल्ली सल्तनत में उसे अपने आप ही सम्मान मिल जाता था। दिल्ली सल्तनत में ऑटोमेटिकली उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती थी। तो तुर्क अमीर पहुंचते हैं दीपालपुर, ये दीपालपुर में था, कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। और गाजी मलिक जो है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये अपने मालिकों के बहुत वफादार रहे हैं। तो गाजी मलिक जो है वो बड़ा लॉयल था अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। उसे बहुत दुख हुआ कि सबको मार डाला गया है लाइन से। तो गाजी मलिक अपनी सेना लेकर के दीपालपुर से निकला। यहाँ हसन खान, या जिसे हम खुसरो शाह कह रहे हैं, उसको पता पड़ा कि गाजी मलिक आ रहा है, तो ये भी अपनी सेना लेकर के निकला। दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ। बहुत आसानी से गाजी मलिक ने खुसरो शाह को हरा दिया और वो दिल्ली पहुंच गया। अब यहां से ना एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि दिल्ली पहुंचने के बाद पूरे तुर्क अमीर उससे कहते हैं कि आप दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन जाओ, यू शुड बिकम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। आपको पता है ये गाजी मलिक क्या कहता है? गाजी मलिक कहता है कि मेरा धनुष और मेरा बाण, मेरा धनुष और मेरा बाण ही मेरे मुकुट और सिंहासन है। फिर ये कहता है कि मुझ जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को जलाल उद्दीन और अलाउद्दीन जैसे सुल्तानों ने इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया, मैं कैसे इनकी राजगद्दी पर बैठ सकता हूं।
तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं और ये मना करता है कि ये सिंहासन पे नहीं बैठना चाहता। कहता है कि मैं दीपालपुर में बहुत खुश हूं और मैं वहीं रहना चाहता हूं। लेकिन फिर तुर्की अमीर इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहली बार सल्तनत में ऐसा हो रहा है कि जब तुर्की अमीर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम सुल्तान बन जाओ। अदरवाइज तुर्की अमीरों ने हमेशा सबकी बोलते ना कि नाव को डुबोया ही है, सबकी नाव को डुबोया ही है। ये पहली बार है जब तुर्की अमीर कहेंगे कि नहीं यार, आप जो है वो सुल्तान बन जाओ। तो फिर कहता है अब क्या किया जाए। तो पहले ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर जिंदा हो जो खिलजियों के परिवार से जुड़ा हो तो उसे ढूंढ करके लाओ, आप उसे सुल्तान बनाओ, मैं उसका संरक्षण बनूंगा। तो ढूंढा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति जिंदा है, लेकिन खुसरो शाह ने सभी को मार डाला था। तब ऐसी परिस्थिति में 8 सितंबर 1320 को, ऐसी सिचुएशन में 8 सितंबर 1320 को ये दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। ही बिकेम दी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो बस एक कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है कि ये सारी बातें आपको याद हो सके। कहानियों का महत्व नहीं होता, पर मुझे लगता है कि इतिहास में कहानियां सुना देने से थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि ठीक है, कुछ हमें बैक ऑफ द स्टोरी भी पता है और मजा आता है तथ्यों को पढ़ने में। अदरवाइज किताबें जो है उसमें तो लिखा ही हुआ है सब कुछ। ठीक है, चलिए अब हम गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसने क्या क्या कार्य किए, इसने इंपॉर्टेंट कौन कौन से काम किए। तो सबसे पहली बात, इसने जो नीति अपनाई सभी के प्रति, इसने जो पॉलिसी अपनाई, तो इसकी नीति मध्यम मार्ग की थी। इसकी जो नीति है वो मध्यम मार्ग की नीति थी, अर्थात मिडिल पाथ की पॉलिसी थी। मिडिल पाथ का मतलब था कि इसने अलाउद्दीन और बलबन की तरह अमीर और दूसरे लोगों के प्रति बहुत कठोर नीति भी नहीं अपनाई और जलाल उद्दीन खिलजी की तरह बहुत नरम नीति भी नहीं अपनाई। इसने बीच की नीति अपनाई जिसे रस्म ए मियाना कहा गया है। इसकी नीति को रस्म ए मियाना कहा गया है साथियों, रस्म ए मियाना। तो ये वर्ड याद रखना कि रस्म ए मियाना जो है वो गयासुद्दीन तुगलक की नीति थी। एक प्रकार से मध्यम मार्ग की नीति थी, एक मिडिल पाथ की नीति थी, जिसके तहत अमीरों के प्रति बहुत कठोर कदम भी नहीं उठाए गए और बहुत उन्हें रिलैक्स भी नहीं किया गया। अब इसके तहत उसने क्या क्या किया, तो अब सारे काम वो जो करेगा आप इसी चश्मे से देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला काम उसने ये किया कि जो अमीर थे, अमीर, उनकी जमीन वापस लौटा दी, उनकी जमीन वापस लौटा दी। याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अमीर थे उनको जो जो जमीनें अनुदान वगैरह में दी गई थी वो सारी जमीनें वापस लेकर के खालसा भूमि में परिवर्तित कर दी थी। बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक रिटर्न ऑल द रेंट ग्रांट्स दैट वर टेकन बाय द अलाउद्दीन खिलजी, जिससे अमीरों का समर्थन मिल सके। दूसरा काम इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो छोटे जमींदार थे, जो ग्रामीण स्तर पर कर वसूलने का काम करते थे, जो स्मॉल जमींदार या लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो रूरल लेवल पर टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे खुद हो गया, मुकद्दम हो गए, चौधरी हो गए। खुद हो गया या मुकद्दम है या चौधरी है, इन सब के अधिकार भी वापस कर दिए, इन सब के अधिकार भी वापस कर दिए, इन सब के राइट्स भी वापस कर दिए, इन सब के अधिकार भी वापस कर दिए, इन सब के राइट्स भी वापस कर दिए। तो इससे ये भी खुश हो गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मध्यम नीति को, इनके अधिकार कम कर दिए, इनको जमीन लौटाई, उनका पद लौटाया, पर उनके अधिकारों को कम कर दिया। ठीक है, उनके अधिकारों को कम कर दिया। दूसरा, इसके समय पर कृषि सुधार भी बड़े पैमाने पर किए गए। ये सुल्तान जाना जाता है अपने कृषि सुधार के लिए, अर्थात एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। पूरे सल्तनत में ये कहा गया कि सल्तनत का ये पहला सुल्तान था जिसने कृषि पर अलग से ध्यान दिया। He was the first sultan of सल्तनत who really took care of the agriculture। इसने क्या क्या काम किया, तो इसने नहरें खुदवाई साथियों, पहला सुल्तान जो नहरें खुदवाएगा, तो नहर बनवाई इसने, कैनाल्स बनवाई। ठीक है, नहरों का निर्माण किया। नहर बनाने के अलावा, कैनाल्स बनाने के अलावा
नहर बनाने के अलावा साथियों इसने जो भू राजस्व की दर थी उसको भी कम कर दिया। जो टैक्स का रेट था वो दोबारा से इसने कम करके लगभग 20 से 30% के बीच में कर दिया। 20 से 33% के बीच में कर दिया। अलग अलग क्षेत्रों पर लगता था, तो 1/5 से कह सकते हैं कि 1/5 से 1/3 के बीच में कर दिया। तो एक समय 50% था, 50% से कम करके इसने भू राजस्व की दर को इतना कर दिया। दूसरा, मुआवजा का भी प्रावधान किया। अगर कभी भी फसल खराब हो जाती है तो उसके कंपनसेशन का भी इसने प्रोविजन किया। पूरे लैंड रिकॉर्ड्स बनवाए और कंपनसेशन की पूरी व्यवस्था की गई। कंपनसेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई और एक प्रकार से हम कहें तो मसाहत प्रणाली को इसने खत्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मसाहत प्रणाली शुरू की थी, जो मसाहत सिस्टम शुरू किया था, उसे इसने कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो ये दो इसके प्रमुख सुधार माने जाते हैं। एक तो रस्म ए मियाना अर्थात मध्यम मार्ग की नीति अपनाना। कृषि सुधार इसके बहुत सारे रहे। पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया, टैक्स की दर को कम कर दिया, मुआवजा भी दिया जाता था, मसाहत प्रणाली। कुछ सैन्य सुधार भी रहे, कुछ मिलिट्री रिफॉर्म भी रहे, जैसे हुलिया और दाग प्रथा को इसने कठोरता से लागू किया। जो हुलिया और दाग प्रथा है इसे बहुत कठोरता से लागू किया गया। तो एक रिफॉर्म इसका ये रहा कि इसने हुलिया और दाग को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया। एक वसीलात ए हस्म नाम का विभाग भी बनाया। सैनिक में ही बता रहा हूं मैं आपको। वसीलात वसीलात ए हस्म, यार ये जो विभाग है ना, ये जरूर याद रखिएगा आप। जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा था तो दीवाने रियासत है, दीवाने मुस्तखराज है। हमने बलबन के बारे में पढ़ा था तो दीवाने आरिज उसने बनाया था। इसी तरह गयासुद्दीन तुगलक ने एक विभाग बनाया, वसीलात ए हस्म। एक्चुअली पोस्ट थी वसीलात ए हस्म, और ये ध्यान रखता था कि जो इक्तादार हैं वो कहीं सैनिकों का वेतन तो नहीं काट रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट था। इसका मानना था कि सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, तो इक्तादारों का ये दायित्व है कि वो उनका कभी भी वेतन ना काटें, वो कभी भी उनकी सैलरी को डिडक्ट ना करें, वो कभी भी उनका वेतन ना काटें। तो ये इसके सैन्य सुधार थे। एक सुधार जिसके लिए ये जाना जाता है, इब्न बतूता अपनी किताब रहला में भी इसकी तारीफ करता है, और वो थे डाक सुधार। बहुत अच्छे पैमाने पर डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पोस्टल सिस्टम को शुरू किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से पोस्टल सिस्टम को शुरू किया गया था। इब्न बतूता अपनी किताब रहला में ये बात बताता भी है, अपनी बुक रहला में ये बात मेंशन भी करता है। और रहला में वो बताता है कि देखिए, जो दो तरह के डाक होते थे। लंबी दूरी के लिए घोड़ों के द्वारा डाक पहुंचाई जाती थी और छोटी दूरी के लिए पैदल ही लोग डाक लेकर के जाया करते थे। तो पोस्टल सिस्टम का बहुत रिफॉर्म किया। आगे जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको और इम्प्रूव किया साथियों, और भी ज़्यादा बेहतर बनाया। तो डाक व्यवस्था को भी बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। इसे 56 कोट भी कहा जाता है। तो दिल्ली में ही के पास इसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, जिसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये रोमन शैली में बना हुआ एक दुर्ग था। ये रोमन स्टाइल में बना हुआ एक पूरा का पूरा दुर्ग था। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं, ये इसके मेजर वर्क हैं। तो रस्म ए मियाना, अमीरों की जमीन वापस कर दी, छोटे जमींदारों को उनके अधिकार वापस कर दिए। नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान, टैक्स को कम कर दिया, मसाहत प्रणाली को खत्म कर दिया, हुलिया और दाग प्रथा को लागू किया। वसीलात ए हस्म अर्थात इक्तादारों से कहा गया कि कभी भी सैनिकों के वेतन नहीं काटेंगे। डाक व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाया। और अगली चीज, तुगलकाबाद नाम का एक शहर इसने बसाया था। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख अभियान भी रहे, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक दो अभियान हैं जो थोड़ा सा जरूरी है, उनको जरा समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आ जाए। तो एक तो इसके समय पर जो विद्रोह होता है वो वारंगल में होता है। वारंगल में काकतीय राजा थे प्रताप रुद्रदेव, और उड़ीसा जिसे जाजनगर कहा जाता था, वहां
एक विद्रोह होता है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा, ये उड़ीसा वाला इलाका है, उड़ीसा वाला इलाका है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो उड़ीसा को जाजनगर, जाजनगर में एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इस विद्रोह को दबाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जूना खान के नाम से भी जाना जाता है और इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उलूग खां और जूना खान ये इसी के नाम है। उलूग खां बोल दीजिए, जूना खान ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम है। और दूसरा विद्रोह वारंगल में होता है। तो वारंगल में काकतीय राजा होते हैं साथियों, और काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव। ठीक है, वारंगल में विद्रोह होता है और वारंगल में जो विद्रोह होता है वो प्रताप रुद्र देव, वही जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। और इस प्रताप रुद्र देव के विद्रोह को भी दबाने का काम मोहम्मद बिन तुगलक करता है। मैंने बस ये इसलिए आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से फेमस हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से फेमस हो जाएगा। और जब हम मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण नीति को पढ़ेंगे तो उस समय फिर आपको ये याद रहेगा कि हाँ, एक शासक हुआ, एक रूलर हुआ कि क्यों उसने दक्षिण भारत पे इतना ध्यान दिया, क्यों उसने साउथ इंडिया पर इतना ध्यान दिया, क्योंकि उसके शुरुआती अभियान ही दक्षिण भारत में हुए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती अभियान दक्षिण भारत में हुए थे, ठीक इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के भी शुरुआती अभियान दक्षिण भारत में हुए, साउथ इंडिया में हुए। तो उसने बहुत लंबा समय यहाँ बिताया है। एक इसमें होता है बंगाल में विद्रोह। अब बंगाल वाले थोड़े कहानी को जरा ध्यान से समझना। ये बंगाल बिहार ये पूरा का पूरा इलाका उस समय इसी क्षेत्र में आता था। तो बंगाल में बुगरा खान याद है आप लोगों को? बुगरा खान, बुगरा खान वही जो बलबन का बेटा था। तो बुगरा खान का बेटा है गयासुद्दीन बहादुर। थोड़ा सा मैं कहानी को कनेक्ट कर दूं कि बलबन था, बलबन, और बलबन के बेटे का नाम था बुगरा खान, बुगरा खान, और बुगरा खान के बेटे का नाम है गयासुद्दीन बहादुर। तो यहां गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये विद्रोह बड़ा भारी हुआ। ये जो विद्रोह था ये बहुत भारी हुआ साथियों, इट वॉज नॉट ईजी। इसे दबाने के लिए खुद सुल्तान को यहां पर जाना पड़ा। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक खुद यहां पर आया और उसने इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, खुद सुल्तान यहां पर आता है। 1325 की बात है ये 1325 की बात है, 1325 की बात है कि गयासुद्दीन तुगलक खुद यहां पर आया था और इसने खुद इस विद्रोह को दबाया था। 1322 में शुरू होता है, 1325 तक चलता है। 2-3 साल ये चला, तो लंबा टेन्योर है इस विद्रोह का, 2-3 सालों का टेन्योर है। अब यहां से ना एक कहानी शुरू होती है। अब गयासुद्दीन तुगलक यहां से वापस दिल्ली जा रहा था। गयासुद्दीन तुगलक यहां से वापस दिल्ली जा रहा था। तो दिल्ली में एक सूफी संत थे साथियों। दिल्ली में एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और कुछ जमीन को लेकर के दोनों का बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो जब ये बंगाल से वापस आ रहा होता है तो निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाता है कि मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली को छोड़ दीजिएगा, मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली को छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा फिर आगे आप लोग जानते हैं। तब निजामुद्दीन औलिया एक बात कहते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्ते, हुनूज दिल्ली दूरस्ते, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही होता है, दिल्ली की सीमा पर यह पहुंच जाता है और यहां एक जगह है जिसका नाम है अफगानपुरी। यहां एक जगह है अफगानपुरी। तो अफगानपुरी में जो मोहम्मद बिन तुगलक है
वो सुल्तान का स्वागत करने के लिए वो सुल्तान का स्वागत करने के लिए एक स्टेज तैयार करता है। कई जगह पर महल लिखा है, पर वो महल नहीं था, वो एक पूरा का पूरा स्टेज था। एक प्रकार का टेम्पररी टेंट था। एक प्रकार का टेम्पररी टेंट था। वो स्टेज या टेंट तैयार करता है और अनफॉर्चुनेटली ये जो टेंट है, ये जो स्टेज है, ये गिर जाता है और इस टेंट के गिरने से 1325 में मृत्यु हो जाती है ग्यासुद्दीन तुगलक की। इस तरह से ग्यासुद्दीन तुगलक का अंत हुआ। अब इसको लेकर के इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बर्नी का यह मानना है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक की कोई चाल नहीं थी, ये आकस्मिक घटना थी, ये एक सडन इवेंट था। वहीं इब्न बतूता का मानना है कि नहीं, ये जो घटना है ये पूरी तरीके से प्लान्ड थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको प्लान किया था। पर मैक्सिमम इतिहासकारों का यही मानना है कि यार ये आकस्मिक घटना थी, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक को मारे। और ग्यासुद्दीन तुगलक ऑलरेडी बहुत उम्र दराज हो चुका था, बहुत ज्यादा जीने वाला भी नहीं था, और उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ही होता। लेकिन इब्न बतूता या फिर निजामुद्दीन अहमद, ये सारे इतिहासकार लिखते हैं कि उसने प्लान किया था। बर्नी या फिर निजामी, ये सब लिखते हैं कि नहीं, ये आकस्मिक घटना थी, ये एक सडन इवेंट था साथियों। ठीक, तो इस तरह से 1325 में अंत हो जाता है ग्यासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। तो जो मूल तथ्य है वो हमने आपको बताए। राज्याभिषेक कब हुआ, अफगानपुरी में डेथ हो जाती है, ये पूरी कहानी आपको बताई। आइए अब ये सारी चीजें हम पीपीटी में एक बार देख लेते हैं। बहुत बेसिक तथ्य हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो हमने यही आपको बताया कि तुगलक जो है वो उपाधि थी साथियों, तुगलक वो टाइटल था, और ये तुर्क थे और तुर्क की करुणा शाखा से ये संबंधित थे। तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। 8 सितंबर 1320, 8 सितंबर 1320। पिता मलिक कुतलुक बलबन के दास थे और तुर्क थे। माता हिंदू थी, हिंदू महिला जात। मलिक एक गाजी की उपाधि मिली थी क्योंकि 29 बार मंगोलों को हराया था। 1320 में इसने खुसरो खान को मार करके 8 सितंबर को ये राजा बनता है, सुल्तान बनता है। ठीक है। शासन के लिए इसने रस्म ए मियाना अर्थात मध्यम मार्ग की नीति अपनाई। कृषि के लिए नहरों का निर्माण कराया। मसाहत व्यवस्था को खत्म कर दिया और राजस्व को इसने कम कर दिया साथियों। खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकार दोबारा लौटा दिए और अमीरों की जमीन भी दोबारा लौटा दी। दाग और हुलिया प्रथा को कठोरता से लागू किया। डाक और संचार व्यवस्था को शुरू किया और दिल्ली के पास तुगलकाबाद या छप्पन कोट का निर्माण करवाया महल का। इसके समय वारंगल का विद्रोह हुआ, जिसे जूना खान ने ही दबाया। बंगाल वाला इंपॉर्टेंट है साथियों, बंगाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो बंगाल में जो इवेंट हुआ, बुगरा खान का बेटा ग्यासुद्दीन बहादुर, यहाँ ग्यासुद्दीन तुगलक का ये अंतिम अभियान था। और निजामुद्दीन औलिया यहाँ कहते हैं हुनूज दिल्ली दूरस्थ है। 1325 में अफगानपुर दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक महल बनाया था, लकड़ी का महल, टेंट जो भी कह लीजिए, वो गिर गया, टूटा हुआ घर इसलिए मैंने यहाँ दिखाया है, और इसकी डेथ हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है। खुसरो लिखता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों का शिरोस्त्राण रखता था, मतलब 100 पंडितों के बराबर उसका ज्ञान था। बर्नी लिखता है कि ग्यासुद्दीन एक आदर्श सुल्तान था, ऐसा सुल्तान ना पहले हुआ और ना ही आगे आने वाला है। बर्नी ही लिखता है कि ग्यासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। मतलब इसके समय पर न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। एक एक कहावत के द्वारा उसने बताया कि इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था थी कि भेड़िया, जनरली भेड़ को देख करके ही खा लेते हैं, लेकिन एक भेड़िया भी एक भेड़ को नहीं देखता था। कहावत है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि न्याय व्यवस्था कितनी अच्छी थी, जुडिशियल सिस्टम कितना अच्छा था। तो एट द एंड अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो क्या क्या बातें आपको याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखिएगा कि 8 सितंबर 1320 को खुसरो शाह को मार करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की। ही फाउंडेड द तुगलक एम्पायर बाय असैसिनेटिंग खुसरो खान ऑन सितंबर 8, 1320।
नंबर 1। दूसरा याद रखिएगा कि मलिक ए गाजी की उपाधि इसने धारण की थी और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सुल्तान था। ये द टाइटल ऑफ मलिक ए गाजी एंड ही वाज अ फर्स्ट सुल्तान टू हैव द टाइटल ऑफ गाजी। इसके बाद ये याद रखेंगे कि इसने कृषि सुधार किए थे, नहरों का निर्माण करवाया था, टैक्स की रेट को दोबारा से कम कर दिया था, मुआवजे का भी प्रावधान किया था, अमीरों को उनकी जमीनें वापस लौटा दी थी। उसके अलावा इसने हुलिया और डाक प्रथा को लागू किया था, कठोर दंड व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था का सुधार किया था। बंगाल से आते समय अफगानपुरी में 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए महल या स्टेज के टूटने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। निजामुद्दीन औलिया का एक प्रसिद्ध कथन है, हुनूज दिल्ली दूरस्ते, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। कल आपसे मुलाकात होगी जहां हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे और तुगलक वंश को भी कंप्लीट करेंगे साथियों। और एक लेक्चर मैं अलग से भी बनाऊंगा दिल्ली सल्तनत का, उसमें हम प्रशासन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, हम कला को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सूची के तौर पर मुश्किल से 20 मिनट का लेक्चर बना के प्रशासन और कला को हम रिकॉल कर लेंगे। देखो हमने पढ़ा तो है ही है अलग से प्रशासन, पर वहां पर हम जल्दी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर लेंगे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे बताते रहा करो यार कि अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी है, आपके फीडबैक मैं हमेशा लेते रहता हूँ साथियों। तो जो भी आपको लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।